हेलो। आज हम बात करेंगे सीटेट 2019 के पेपर फर्स्ट की, जिसमें हम सोल्व करेंगे मैथ सेक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या होगी? माना बीकर की धारिता माना बीकर की धारिता x लीटर है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, तो पानी से भरा भाग बराबर कितना है? x का 3/7। भाई 3/7 भाग क्या है? पानी से भरा है, मतलब 3x/7। ये है पानी से भरा हुआ भाग। अब खाली भाग कितना होगा? जो भाग खाली होगा वो कितना होगा? खाली भाग बराबर टोटल कितना है? x, और x में से इतना भाग भरा हुआ है, तो इसको माइनस कर देंगे x में से, तो बचेगा कितना? खाली भाग। इन दोनों का एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आया? 7, और 7 एकम 7, 7x माइनस 3x, इसका मतलब 4x/7। ये भाग क्या है? खाली है। और इस भाग में कितना पानी आ सकता है? 16 लीटर। इसका मतलब 4x/7 बराबर होगा 16, और x बराबर होगा 16 गुणा 7/4। इसको हमने पक्षांतर कर दिया, और जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 4 से कटेगा 16 4 बार, और x बराबर 28 लीटर। तो बीकर की धारिता कितनी है? 28 लीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में निरूपित हैं? तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और सबसे लास्ट में छोटा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। इसको खुद ही करना। क्वेश्चन नंबर 33। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? बादाम कितने हैं? बादाम कितने हैं? 5.3 केजी। उसके बाद किशमिश कितने हैं? किशमिश हैं आपके 2100 ग्राम। उसके बाद काजू कितने हैं? काजू हैं आपके 2.2 केजी। आप सबको पता होगा 1 केजी बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम, है ना? तो हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट सेम करेंगे। ये तो पहले ही ग्राम में है भाई, ये किशमिश तो क्या है? पहले ही 2100 ग्राम है ना? और ये क्या है? बादाम क्या है? 5.3 केजी है। तो 1 केजी बराबर इतना है, तो 5.3 केजी बराबर कितना होगा? 5300 ग्राम, है ना? और काजू कितने हैं? 2.2 केजी। इसका मतलब काजू कितने होंगे? 2200 ग्राम, है ना? तो टोटल कितने हो गए? बादाम, किशमिश और काजू कुल मिला के कितने हो गए? टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 0 0 3 और 1 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 5 9। टोटल कितना ग्राम हो गया? 9600 ग्राम। तो टोटल क्वांटिटी हो गई 9600 ग्राम। अब ये कह रहा है कि इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए। भाई 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन बराबर 12, तो 2 दर्जन बराबर कितना होगा? 24। अब ये कह रहा है कि इस क्वांटिटी को, जो ये मात्रा है 9600 ग्राम की, इसको उसने क्या किया? 24 पैकेटों में भर दिया। इसका मतलब क्या है? 24 पैकेट 24 पैकेट बराबर है 9600 ग्राम, है ना? तो एक पैकेट बराबर क्या होगा? एक पैकेट का भार क्या होगा? 9600 ग्राम बटे
24 बराबर 24 चौको 96 यानी 400 ग्राम। तो एक पैकेट में कितना भार होगा? 400 ग्राम का। क्वेश्चन नंबर 34, मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक सम संख्या हूँ। एक तो मैं एक सम संख्या हूँ, दूसरा 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूँ। इसका मतलब इसमें 3, 4, 6 का भाग जाएगा। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन से। तो सबसे पहला ऑप्शन है 48, है ना। तो सबसे पहले तो 48 में देखेंगे 3, 4 और 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसमें 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो इससे तो ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये सब क्या है? इसके सार्वगुणज है। तो अब क्या चेक करेंगे? सम संख्या तो ये है ही, है ना। अब क्या चेक करना है? और मेरे कुल 9 गुणनखंड है। अब इसके गुणनखंड चेक करने हैं कि कितने गुणनखंड है। 48 के गुणनखंड क्या होंगे? एक तो 48 होगा, दूसरा 24, तीसरा 16, चौथा 12, उसके बाद 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या में इन सब का भाग जाना चाहिए। तो इसमें 48 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। तो कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन इसने क्या बोला है कि कितने गुणनखंड है मेरे? 9 ही गुणनखंड है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 लेके चलेंगे। लेकिन 2 ऑप्शन में तो किसका भाग नहीं जाएगा? 4 का जाएगा, लेकिन 3 का नहीं जाएगा और 6 का नहीं जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारे उसमें है ही नहीं, ये तो पहले ही हट गया, है ना। तो बचा कौन सा? अब 24 बचा। भाई 24 सम संख्या है ही, और 3, 4 और 6 का सार्वगुणज भी है। तो इसका मतलब तीसरी क्या चीज करेंगे हम? चेक इसके गुणनखंड चेक करेंगे। तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे? एक 24 होगा, एक 12, 8, 6, 4, 3, 2 और 1। तो कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। लेकिन गुणनखंड कितने होते हैं? कितने हैं इसके? 9। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? 36। तो 36 के गुणनखंड क्या होंगे? एक तो 36 है, 36, 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2 और 1। तो टोटल कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका कि ऐसे हम चेक करेंगे इसके गुणनखंड। गुणनखंड निकालने का दूसरा जो तरीका हो सकता है वो ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले ले लो 48 को। 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 48 2 से भाग जाएगा 24 बार, 2 से जाएगा 12 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार। तो 48 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 की पावर कितनी है? 1, 2, 3, 4। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर कितनी है? 1। ये है इसके अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम इसके टोटल गुणनखंड कैसे निकालेंगे या कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो इसकी जो घात है 4, इसमें +1 करेंगे, इनटू इसकी घात क्या है? 1, इसमें भी +1 करेंगे और इन दोनों को इनटू कर देंगे। 4 और 1 5 गुणा 2 बराबर 10। तो टोटल गुणनखंड कितने हो गए 48 के? 10। अब ऐसे निकालेंगे 56 के। 56 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 सतह 56। इसके प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड तो ये हैं, है ना। तो 2 की पावर कितनी है? 3 गुणा 7 की पावर कितनी है? 1। इसका मतलब इसके फैक्टर कितने होंगे? इसके टोटल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने होंगे? इसकी घात में +1 करेंगे, इनटू इसकी घात में +1 करेंगे।
तो 3 और 1 4 गुणा 2 और 1 और 1 2, कितने हो गए? 8 गुणनखंड हो गए इसके टोटल। ऐसे ही 36 के निकालो। 36 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, है ना? तो इसकी पावर में इनकी पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देंगे। तो 2 + 1 गुणा 2 + 1, ये है कुल गुणनखंड। कितना होगा? 2 और 1 3 गुणा 3 बराबर 9। तो ये था गुणनखंड निकालने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 35। आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, बुधवार को 100, शुक्रवार को 80 और रविवार को इसमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? सोमवार को तो बचाती है कितना? सोमवार की बचत है, सोमवार की बचत कितनी है? बचत बराबर 50 रुपए, है ना? उसके बाद बचाती है वो बुधवार को। बुधवार की बचत कितनी है? 100 रुपए। भाई 100 रुपए बचाती है बुधवार को। उसके बाद बचाती है वो शुक्रवार को। शुक्रवार की बचत कितनी है? 80 रुपए। तो उसकी टोटल बचत कितनी हो गई? लेकिन क्या करती है, टोटल बचत कितनी हो गई? इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 100 150 + 80 बराबर 230 रुपए। टोटल बचाती तो कितनी है वो? 230 रुपए। लेकिन रविवार को क्या करती है वो? 60 रुपए खर्च कर देती है। तो इसमें से 60 रुपए माइनस करेंगे। खर्च माइनस 60 बराबर 170। तो कुल बचत कितनी हो गई? 170 रुपए की हो गई। और ये बचत कब की है? एक हफ्ते की। एक हफ्ते की कुल बचत। एक हफ्ते की कुल बचत कितनी है? 170 रुपए, है ना? तो उसे वो कह रहा है कि 5,950 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? इसका मतलब क्या है? 170 रुपए बचाती है कब? जब एक हफ्ता होता है ना? तो 5,000 और 1 रुपए बचाएगी कब? 1 रुपए बचाएगी कब? बचाएगी 1/170 रुपए। 1 रुपया बचाएगी कब? 1/170 हफ्ते में। तो 5,970 रुपए बचाएगी कब? 1/170 गुणा 5,950 बराबर, इससे एक कटा, जीरो से एक बार जीरो कट गया, 17 तिया 51 और 17 पंजे 85। इतने हफ्ते में 5,950 रुपए बचाएगी इतने हफ्ते में। तो कितने हफ्ते में बचाएगी? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 36। यदि इतना और इसके बराबर ये दे रखा है तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी? ये जो दे रखा है 11,011 जो दे रखा है ये है बाइनरी संख्या या द्विधारी नंबर, जिसे बोलते हैं हम द्विधारी संख्या या बाइनरी नंबर। ठीक है, और हमें बस बदलना है किसमें? डेसिबल नंबर में या दशमलव नंबर में। तो इसको बदलने का तरीका होता है, सबसे पहले इस नंबर को लिख लो। क्वेश्चन नंबर 36 1011। अब इसको हमने बदलना है दशमलव नंबर में, तो इसको क्या करेंगे? इस 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, उसके बाद 2 की पावर 1, उसके बाद 2 की पावर 2, उसके बाद 2 की पावर 3, उसके बाद 2 की पावर 4। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब इनको गुणा कर देंगे। इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा, और इसको इसके साथ गुणा, और इसको इसके साथ गुणा, और गुणा करके इसको ऐड कर देंगे। 16 एकम 16 प्लस 8 एकम 8 प्लस 4 जीरो को 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1। तो इन सबको ऐड करके जो आएगा वो इस रिक्त स्थान में आएगा। कितना आएगा?
16 और 8 25, 16 और 8 24 और 2 26 और 1 27। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो परिमाप कितने गुना होगा? कोई वर्ग है भाई, एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है ना? तो आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणा भुजा, यही होता है परिमाप। तो 4 गुणा भुजा कितनी है? 10। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, मतलब पहले 10 थी और अब कितनी कर दी जाए? वर्ग की भुजा कितनी कर दी जाए? 20 कर दी जाए। भाई दोगुनी कर दी, गुणा 2 कर दिया, है ना? वर्ग की भुजा 20 कर दी जाए तो इसका नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? तो नया परिमाप क्या होगा? नया परिमाप, और परिमाप का फॉर्मूला वही है, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा इस बार क्या है? भुजा 20 है, तो 4 गुणा 20 मतलब 80 सेंटीमीटर। तो पहले परिमाप कितना था? 40 था, और अब कितना हो गया? 80। तो कितना गुना बढ़ा? 40 गुना 80, इसका मतलब 2 गुना बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर 4, 2 गुना बढ़ेगा, है ना? इसके बाद इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन है, इनको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो सबसे पहले एक में कितने चतुर्थांश होंगे? क्वेश्चन नंबर 55। एक में कितने चतुर्थांश होते हैं? एक में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। और एक में कितने 1/4 होते हैं? 1/4, 1/4 और 1/4। कितने 1/4 होते हैं? बराबर क्या होता है? 1। इसका मतलब क्या होता है? एक में कितने चतुर्थांश हैं? 1 2 3 और 4। एक में तो है 4 चतुर्थांश, है ना? अब ये कह रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे? तो 18 सही 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 18 चौको 72, 72 और 3 75, 75/4 लिख सकते हैं इसको, 18 सही 3/4 को। तो भाई एक में तो 4 चतुर्थांश है, तो 75/4 में कितने होंगे? 1 4 गुणा 75/4। भाई एक में 4 थे तो 4 पहले से ही है, एक में 4 है, और 75/4 इसमें इतने होंगे बटे, इससे ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा? 75। इसका मतलब 75, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे? 75 चतुर्थांश होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, और बाकी तैराकी करते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? माना कुल छात्र x हैं, माना कुल छात्र x हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है हमें क्या क्या दे रखा है? हमें एक तो दे रखा है वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है कितनी? 160। तो इसमें से सबसे पहले हम लेंगे वॉलीबॉल वाले को। वॉलीबॉल कितना खेलते हैं? 1/4 खेलते हैं। तो x का 1/4 वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र बराबर कितने? x का 1/4 मीन्स x/4। इतने छात्र तो खेलते हैं वॉलीबॉल। दूसरा शतरंज, शतरंज कितने छात्र खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं x/16। भाई x/16 शतरंज खेलते हैं। और टेनिस कितने खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं x/8। और आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं आधे छात्र। आधा मीन्स 1/2 या x/2। तो आधे छात्र खेलते हैं बैडमिंटन। अब इसने पूछा क्या है? इसने दे रखा है 180। किसका दे रखा है? वॉलीबॉल का। और वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? x/4। वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र हैं 160, और हमारे हिसाब से कितने? x/4।
और x बटे 4 बराबर 160। तो x बराबर कितना होगा? 160 गुणा 4। इसको पक्षांतर कर दिया, जो गुणा में होगा वो भाग में जाएगा और जो भाग में होगा वो गुणा में जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 16 चौको 64। तो टोटल छात्र कितने हो गए? 640। अब इसने पूछा किसके? तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। भाई x का मान इतना आ गया, अब शतरंज कितने खेलते हैं? शतरंज ये खेलते हैं, है ना? तो शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? x बटे 16, यानी x का मान तो कितना है? 640। ये है शतरंज खेलने वाले, है ना? 640 बटे 16 और 16 चौको 64 बराबर 40 छात्र। तो 40 छात्र क्या खेलते हैं? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार हैं। इस कॉलम में आपको डाक की दरें दे रखी हैं, ठीक है? अब उसने क्या क्या किया? दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? शुल्क का विवरण यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले उसने क्या भेजे? 2 पार्सल भेजे। भाई जो पहला पार्सल था, पहला पार्सल, तो सबसे पहले पहले पार्सल के लिए शुल्क निकालते हैं। भाई पहले पार्सल के लिए क्या कंडीशन है? 50 ग्राम या उससे कम के लिए कितने रुपए हैं? 5 रुपए। मीन्स 50 ग्राम का प्राइस क्या है? वो शुल्क क्या है? 5 रुपए, है ना? अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए हैं। इसके अलावा जो 50 ग्राम होंगे, अब कितने बचे? टोटल तो 250 ग्राम था, 250 ग्राम का है पहला, टोटल तो 250 ग्राम है। अब बचा कितना? 50 पे तो 5 रुपए लग गए, बचा कितना? 200 ग्राम। और एक 200 ग्राम में कितने 50 ग्राम होंगे? भाई 50 और 50 100 और 50 150, 50 200। इसका मतलब 4 50 ग्राम होंगे। इसका मतलब 4 गुणा कितने के हिसाब से लगेगा? 3 के हिसाब से, बराबर 4 तियां 12 रुपए। तो पहले पार्सल का कुल खर्च कितना हो गया? 12 प्लस 5 बराबर 17 रुपए। ये तो हो गया पहले पार्सल का शुल्क। अब जो दूसरा पार्सल है, दूसरा पार्सल क्या है? 300 ग्राम का। भाई 300 ग्राम का है दूसरा पार्सल, और पहले 50 ग्राम के लिए कितने रुपए हैं? कितने रुपए लगेंगे? 5 रुपए, है ना? अब कितने 50 ग्राम बचे? 250 ग्राम बच गया इसमें। 300 में से 50 ग्राम पे तो 5 रुपए लग गए, बच गया 250 ग्राम। और 250 ग्राम में कितने 50 ग्राम होंगे? 5। तो 5 गुणा 3, तो टोटल कितने रुपए लग गए? 5 तियां 15, 15 और 5, भाई ये वाला प्लस ये वाला, टोटल 300 ग्राम पे इतना शुल्क लगा, तो 20 रुपए का शुल्क लग गया इस पे, है ना? अब करते हैं बात पत्र की। पत्र फर्स्ट, पहला पत्र कितने ग्राम का है? पहला पत्र तो है 20 ग्राम का, और इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन क्या है? 20 ग्राम या उससे कम पर 5 रुपए लगेंगे। तो इस पे लगेंगे 5 रुपए, भाई सीधा सीधा दे रखा है 5 रुपए लगेंगे। अब दूसरा पत्र क्या है? 35 ग्राम का है ना? और 20 ग्राम पे तो कितने रुपए लगेंगे? 5 रुपए लगेंगे। और इससे अतिरिक्त कितना है? टोटल तो 35 है, बचा कितना? 15। 20 पे तो लग गया, अब बचा कितना? 15। 15 ग्राम, और 15 ग्राम पे कितना शुल्क लगेगा? 2 रुपए। टोटल कितना हो गया? 5। 5 और 2 7, 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे, कितना हो गया पत्र पे? पत्रों का शुल्क बराबर कितना हो गया? 7 और 5, 7 प्लस 5 बराबर 12 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, या टोटल शुल्क कितना होगा? 12 प्लस 20 ये वाला प्लस 17 बराबर कितना होगा? 49। 12 और 20 32 और 17 49, इतने रुपए का शुल्क टोटल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 58, ये अंक दे रखे हैं, इन अंकों से रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया जाए और योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। इन अंकों को ऐसे व्यवस्थित करना है कि योग करने पर क्या आए? सबसे बड़ी संख्या आए। तो सबसे पहले हम ऊपर भी बड़ा बनाएंगे। ऊपर बड़ा बनाया 8 आया, नीचे भी बड़ा चाहिए, तो इससे छोटा कौन होगा? 7। फिर 7 से छोटा कौन होगा? 6, इसको ऊपर लिखेंगे। और 6 से छोटा कौन है? यहाँ पे 4। और इस 4 से छोटा कौन है? 3 ऊपर आएगा, और 3 से छोटा कौन है? 2। तो संख्या ऐसे बनेगी, ठीक है? 3 और 2 5, 6 4 10, 8 और 7 15 और 1
16। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ पे इसने दे रखा है कि इनका आगमन का समय दे रखा है, प्रस्थान का समय दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट है। इसको चेक करना पड़ेगा कि इतना सही है या गलत है। तो भोपाल कहाँ है? भोपाल यहाँ पे है। तो भाई प्रस्थान से लेंगे और पहुंचने का समय लेंगे यहाँ से, और विजयवाड़ा यहाँ पहुंचा वो। तो कब निकला? 12:05 पे निकला। और कब पहुंचा? 14:15 पे। इसका मतलब कितना टाइम लगा उसे? 14 घंटे तो उसे लगे ही लगे, है ना? 14 तो लगे लगे, और कितना मिनट और लगा? 10 मिनट। इसका मतलब 14 घंटे 10 मिनट लगे, लेकिन ये 13 घंटे 10 मिनट दे रखा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, नागपुर। नागपुर से प्रस्थान का टाइम क्या है? 5:35। 5:35। और यहाँ से कहाँ पहुंचा? चेन्नई पहुंचा। और कितने बजे पहुंचा? इसका समय दे रखा है 15 घंटे 10 मिनट दे रखा है। तो इसको चेक करते हैं, चेन्नई कितने बजे पहुंचा? 8:45 पे। तो 20:45 पे पहुंचा। तो कितने घंटे लगे यहाँ से यहाँ तक? 15 घंटे तो ये लग गए, है ना? और 35 मिनट यहाँ से कितने? 15 घंटे तो यहाँ से लग गए। 20 में से 5 गया 15, और 45 में से 35 गया 10। तो 15 घंटे 10 मिनट का समय उसे यहाँ से यहाँ जाने में लगा, है ना? इसको हमने उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे कर लो, या तो 20 घंटे 45 मिनट और 5 घंटे 35 मिनट इसमें से माइनस कर दो। तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 15। इतने घंटे और इतने मिनट लग गए, ठीक है? और आज का क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट सवाल है, इस पेपर का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहा है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। भाई पहले तो 50 में कोई संख्या जोड़ी जाती है, मान लो संख्या क्या है? x है। इसको जोड़ दिया पहले, उसके बाद वही संख्या घटा दी जाती है, 50 माइनस x। अब आगे क्या कह रहे हैं? प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? अब इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? इनको जोड़ दिया, 50 प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। भाई x से तो x कट गया, x माइनस एक्स बराबर 0। तो 50 और 50 100। तो इनका जोड़ क्या होगा? 100 होगा। तो ये आज का पेपर तो पूरा हो गया। और ये मेरा पहला पहला वीडियो है, तो थोड़ी बहुत इसमें हो सकता है गलतियां हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अगली बार मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।